नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खत्म हुआ इंतजार, सबको मिल रहा आशियाना। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शुमार है जहां कोई डबल इंजन सरकार पूरी रफ्तार से प्रदेश को आगे ले जाने के प्रयासों में जुटी हुई। केंद्र सरकार ने पूरे देश में 32 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए, जिनमें से 8.5 लाख अकेले हमारे अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में 8 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए। प्रदेश के 5.11 लाख हितग्राहियों के खाते में पीएम आवास की योजना का पहला जो किश्त होती है वो जारी भी हो चुकी। दरअसल पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को पक्का मकान देना सरकार का स्वप्न रहा है और गरीबों के आशियाने के सपने को साकार करने सरकार ने इसे साकार करने का बीड़ा उठाया। बेघर लोगों को घर बनाने के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में राशि पहुंच जाती है, ट्रांसफर की जा रही। मोर आवास मोर अधिकार के तहत छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवारों को पक्का घर मिलने वाला है और इसके मिलने का क्रम शुरू हो रहा है। इसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। हमारा ये छत्तीसगढ़ पर 8,46,932 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति करी ने। पूरे देश में 32 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हुई से उनमें कम करीब 30% आवास हमारे छत्तीसगढ़ पर स्वीकृत हुई से ये बहुत बड़े मेहरबानी है। मोर आवास मोर अधिकार एक लेके तो अपने आप में ये बहुत बड़ा टास्क है, अपने आप में बहुत बड़ा बीड़ा है कि कैसे आप इतने लाखों परिवारों को उनके सपनों का आशियाना देंगे। बहुत से नियम कायदे कानूनों की तमाम अड़चनों को दरकिनार करते हुए अब गरीबों को उनका आशियाना मिलने लगा है। सरकार अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है, कितने प्रयासों की और आवश्यकता है, अब तक कहां तक हम पहुंच रहे हैं, आगे के लिए प्लानिंग क्या है, इन सब पर बातचीत होगी अगले आधे घंटे। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब जुड़ चुके हैं। चक्रवर्ती जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। एक तरफ जब हम राज्योत्सव और इसमें प्रदेश की स्थापना को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब प्रदेश में होने वाली इस गतिविधि के लोगों को उनका आशियाना मिले, घर मिले, गरीबों को छत मिले, इसका इंतज़ार लंबा करना पड़ा। लेकिन अब ये इंतज़ार और लंबा ना खिंचे, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, कितना आगे बढ़ गई? पुनीत जी, बहुत खुशी की बात है कि देखिए, जब हम कोई परिकल्पना करते हैं और परिकल्पना केवल परिकल्पना में ही जाकर समाप्त हो जाता है तो बहुत दुख होता है। हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी थी कि हम धारा 370 ख़त्म करेंगे। हमने धारा 370 को ख़त्म किया। लोग कहते थे कि एक अच्छी कल्पना है पर ये साकार नहीं हो सकता। उसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी सप्रे स्कूल के विशाल मैदान के प्रांगण पर उन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे। तो लोग कहते कि ये तो एक कल्पना कैसे बन सकता, हमने बनाया। और अटल जी ने कहा था कि ये मेरा सपना है कि सबके सर पर अपना छत हो। उन्होंने कहा था, ये अवधारणा थी। और चूंकि हमारी पार्टी एक आइडियोलॉजी पर चलती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानवतावाद, और उस एकात्म मानवतावाद का जो मॉड्यूल है वो है अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो हमारी बेसिक नीड है, जो हमारी सबसे ज़रूरी आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान। और उस रोटी कपड़ा और मकान के तहत जिस प्रकार से हम मकान की जो कल्पना कर रहे हैं तो वो मकान हम उपलब्ध करवा रहे हैं और ये एक कल्पना थी जिसे हम साकार कर रहे हैं। निश्चित रूप से पिछले समय ऐसा हुआ कि जब 40% जो देना चाहिए था उसे दिया नहीं गया और उसे रोक दिया गया और उसमें अड़चनें आई और अड़चन आने के बाद उसमें राजनीति शामिल हो गई। लेकिन आज वो समय आ चुका है जब हम लगभग 7 लाख मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि 17 लाख लोगों को मकान मिले और हम उस लक्ष्य की ओर धीरे धीरे जा रहे हैं। तो जो अटल जी का सपना था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था एकात्म मानवतावाद, उसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। ये कोई परिकल्पना नहीं थी, इसे हम साकार कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि सपनों को पंख लग जाए तो सपने साकार होते हैं। तो सपने साकार हो रहे हैं। जो एक गरीब व्यक्ति जो कल्पना करता था कि मेरा भी एक मकान होगा, वो एक स्वप्न था, बहुत बड़ा स्वप्न था। वो झुग्गियों में रहता था, वो अतिक्रमण करता था, लेकिन आज वो सफल होता हुआ दिख रहा है और वो आशियाना उसका अपना खुद का प्रतिफल में प्रतिफूल
हो रहा है, ये दिख रहा है छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में। सारे देश के साथ अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो यहाँ लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना ही इसलिए क्योंकि उनकी जितनी भी बुनियादी आवश्यकताएं थीं उनको पूरा करने का काम सरकार ने बाखूबी किया, चाहे अनाज की आवश्यकता हो, चाहे उनके छत की आवश्यकता हो, या फिर आने वाले वक्त की ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें स्किल बनाने की। लेकिन अगर हम घर के स्वप्न को देखें तो ये चुनौतीपूर्ण कम नहीं रहा, जैसा भी हम शुरू में भी कह रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ इस पूरे दौर को बड़े करीब से दशकों से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई साहब भी जुड़ गए पैनल में। भोई साहब का स्वागत करते हैं। रवि जी, ये एक जो बड़ा टास्क है सरकार का कि आप सबको, जितने लोगों को घर की छत देनी है, जिनको जो डिजर्व करते हैं, जो सही में वास्तव में इसके हकदार हैं, उनको ये हक मिले और इनकी संख्या लाखों में है। ये बीड़ा सरकार कैसे आपको निभाती नजर आ रही, एक बात। और दूसरा, इसमें बहुत से पॉलिटिकल बयान हमने देखे, लेकिन इस काम को ढंग से अंजाम दिया जाए, मैकेनिज्म प्रदेश में बनाया जाए, इसके लिए सरकार क्या करती नजर आ रही? देखिए पुनीत जी, सबसे तो बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाना, हर व्यक्ति के घर पे छत होना, ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है। और इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया था, हम यहाँ के लोगों को छत दिलाएंगे, क्योंकि पिछली सरकार के कार्यकाल में ये आरोप लगाए गए थे कि छत नहीं मिले लोगों को, प्रधानमंत्री आवास नहीं बने। तो सबसे बड़ी समस्या तो फंड का इंतजाम करना पड़ेगा सरकार को कि किस तरह से लोगों को उपलब्ध कराए, क्योंकि जो छोटे छोटे झुग्गी में रहते हैं उनके ज़मीन पर मकान बनाने की सुविधा उनको सरकार देती है और उसके बदले फ़ंड देती है। कई जगह शिकायतें आती, टाइम पे नहीं मिलता, फ़ंड की कमी हो जाती है। तो सरकार के लिए पहली चुनौती तो यह है कि फ़ंड की व्यवस्था करे, तत्काल दे, और जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य के भीतर काम करे और उनको दे, तभी संभव होगा। अभी थोड़ी गति जो हमको धीमी पड़ दिखाई दे रही, तो सबसे बड़ी समस्या उसमें फंड की आ रही, लेकिन सरकार ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और एक लक्ष्य रखा है कि हम 18 लाख लोगों को छत उपलब्ध कराएंगे। इसलिए उसको तेजी से काम करना होगा और एक रणनीति बनानी होगी जिससे कि लोगों को भटकना नहीं पड़े और जो उनको वादा किया है वो वादा पूरा कर सके सरकार। अगर हम देखें तो इसमें दो हिस्सों में हमने हमेशा सूचियां आती देखी। राजीव जी, इसमें जब जब सूची आती है तो कौन से लोग छूट गए, किन के नाम इसमें शामिल किए गए, इसको लेकर बहुत पॉलिटिकल बयान हम देखते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों के लिए भी सूचियां जारी हो रही हैं, पहाड़ी हिस्सों के लिए भी सूचियां आ रही हैं और शहरी हिस्सों के लिए भी आ रही हैं। कई मकान जो पहले भी बने हुए हैं उनको भी अलॉट करने का काम सरकार कर रही है। ये किस तरह की व्यवस्था आप लोग स्थापित कर रहे हैं? क्योंकि सत्ता में आप हैं, जिम्मेदारी बड़ी आपकी है कि जितने हकदार हैं सही सही सूचियां आएं और जिनका सूची में नाम है उनको सही वक्त पर मकान मिले। देखिए, सबसे पहले जो वरीयता है पुनीत जी, वो वरीयता है जिसका अपना कोई मकान ना हो, जिसका अपना कोई आशियाना ना हो, जो किराए पर रह रहा हो या जो अतिक्रमण पर रह रहा हो, तो उनको जो रेडीमेड जो मकान होते हैं, जो परियोजनाएं होती है हाउसिंग बोर्ड, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की, रायपुर विकास प्राधिकरण की या क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की, उसमें उनके सीधे सीधे दिया जाता है और उनके खातों में सब्सिडी दिया जाता है या उनके अंतरण कर दिया जाता है राशि। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे हितग्राही है जो नया रायपुर के आसपास EWS मकान बने हैं, कमल विहार में बने हैं, तो वो हितग्राहियों को मन रहा है। दूसरी बात रहती है, जो जहाँ पर है, जिसका वहाँ पर पट्टा विकसित है, वो अपने पुराने जो कवेलू वाले मकान होते हैं, वो मकान को उसके 3 चरणों में पैसा हस्तांतरित किया जाता है। केंद्र की तरफ से 40% और राज्य का राज्यांश रहता है, तो वो दोनों जो राज्यांश और केंद्रांश मिलकर उसे पैसा मिलता है। तो आप देखेंगे कि आप जाएंगे तो प्रधानमंत्री आवास की पट्टिकाएँ दिखती है। हमने हितग्राही सम्मेलन किया था पिछले बार, तो पुनीत जी मुझे बहुत खुशी है कि वो लोग आकर, जो लोगों को किसी राजनीति से लेना देना नहीं है, उन्होंने कहा कि हमारी अंतिम किस्त नहीं मिल रही है, हम आपके पार्टी के साथ खड़े हैं। हालांकि राज्योत्सव का समय, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे खुशी है, जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि जो अटल जी का सपना था, जो परिकल्पना थी कि अंत्योदय को हमको पूरा करना है, अभ्युदय को पूरा करना है, एकात्म मानवतावाद के संकल्प को पूरा करना है, जैसा रोटी कपड़ा और मकान में आपसे पहले ही कह रहा था, तो अपना छत हो, इसलिए उसे 3 चरणों में पैसे दिए जाते हैं और हितग्राही को कोई दिक्कत नहीं होती। सबका जो राशन कार्ड होता है या जो आधार कार्ड होता है, जब आधार को लिंक करते हैं तो उससे अपने आप समझ में आ जाता है इस हितग्राही का कोई अपना आवास नहीं है और जो उसके अकाउंट में वो
पैसा आ जाता है या सीधे सीधे सब्सिडी उसके अकाउंट में आ जाती है। तो ये धीरे धीरे ये परिकल्पना थी, लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई थी, आप कैसे दे सकते मकान। लोकसभा में हमारे केंद्रीय आवास मंत्री था, उनके ऊपर प्रश्न उठाए गए, प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ाई गई। लेकिन जिस प्रकार से मैंने आपको कहा कि हर वादे को, चाहे कश्मीर में धारा 370 की बात हो या राम मंदिर निर्माण की बात हो, जो एक कल्पना लगती थी, कोरी लफाजी लोग कहते थे, तो उसे हमने पूरा किया। ये विकास की बात है और इसी कारण से देखिए इसमें आर्थिक विकास भी बढ़ रही है। जब एक छोटा सा हितग्राही अपना 2.5 लाख का मकान बनाता है, तो अभी उसे 3 लाख भी कर दिया गया है, तो जब वो ईंटें खरीदता है, जब उसे ट्रांसपोर्टिंग करता है, जब उसमें मजदूर काम करते हैं, तो उसमें आर्थिक विकास भी बढ़ता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक तरक्की हो रही, केंद्र की भी तरक्की हो रही है और डबल इंजन की सरकार अच्छे से काम कर रही है। और जैसे वरिष्ठ पत्रकार रवि जी कह रहे थे कि कुछ स्लो है, फंड की कमी है, उसे भी पूरा कर लिया गया है कि जो तारतम्य रहता है, दोनों तरफ से जो राशि आती है उसका भी तारतम्य और जो समागम है कर लिया गया है। अभी हितग्राहियों को कोई तकलीफ नहीं होती, ग्रामीण आवास हो या शहरी आवास की बात हो या पहाड़ी क्षेत्र की बात हो या पट्टे में जो अपना मकान बनाता है उसकी बात हो, सारे हितग्राहियों को उनको जो 3 किश्तों में पैसा आता है या उनके सब्सिडी की जो बात आती है, सारी चीज़ें एक साथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं चल रही है। और बिल्कुल मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, जिम्मेदार एक मंच है, उसे कह रहा हूं कि कोई भी छत्तीसगढ़ का अपना, जिसका किसी का मकान नहीं है, हर गरीब का अपना छत होगा, उसका अपना आशियाना होगा, उसका अपना मकान होगा, उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है, इस पर इनकी सूची हर राज्य की अपलोड होती है। इस पर छत्तीसगढ़ की भी सूची अपलोड की गई और इसमें यह भी बताया गया कि 5 लाख से थोड़े अधिक लोग हैं जिनको पहली किश्त अभी जारी हो भी चुकी है। राजीव जी अभी जिस तरीके से बात बता रहे थे, थोड़ा और इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा ताकि लोगों को जानकारी मिले। लेकिन रवि जी, आपने जिस फंड का जिक्र किया, इसमें केंद्र का और राज्य का अंश दोनों का मिलाना होता है। अब चूंकि दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों ही वक्त 2023 में भी 2024 में भी लोगों को आशियाना मिले, सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। इस कैंपेन में एक संकल्प की तरह बीजेपी ने इसे बार बार कहा है, दोहराया और अब इसे जी रही है। अब जबकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो आपको लगता है कि काम और स्मूथ हुआ है, फास्ट होगा, डिलीवरी फास्ट होगी और इसका लाभ लोगों को मिलेगा, प्रदेश को मिलेगा? निश्चित तौर से पुनीत जी, दोनों केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो जो फंड की समस्या थी वो निश्चित तौर से दूर होगी और दूर होने भी लगी, जैसे राजीव जी ने कहा है। लेकिन उनका वितरण, उनका सूची बनाना, उनका मॉनिटर करना, वो उसमें तेजी लानी होगी और जल्दी से जल्दी लोगों को लगे जैसे बना दिया, एक किस्त का उन्होंने रिपोर्ट दिया और दे दिया, तो उनको ये लगना चाहिए कि हमको जो पिछली सरकारों में रहा या जब डबल इंजन की सरकार नहीं थी कोई दिक्कतें आई, वो दिक्कत अब लोगों को एहसास नहीं होना चाहिए। राज्यांश की ये समस्या आ रही है या केंद्र से आ रहा है तो उसको और गति मिलनी चाहिए। कहीं कहीं सूची में भी यदि विलंब होता है तो उसका निराकरण होना चाहिए। एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है प्रधानमंत्री आवास और उसको इस सरकार ने अपना बड़ा टारगेट लेके चला है, तो निश्चित तौर से सरकार काम करेगी। और प्रधानमंत्री ने भी वादा किया था चुनाव के समय कि हम यहाँ के लोगों को छत दिलाएंगे, तो निश्चित तौर से लोगों को जो काम की गति बढ़ी है तो उसका तो लोग स्वागत कर रहे हैं, उससे लोगों को खुशी हुई है। और लेकिन उनकी जो और बनाने की गति होनी चाहिए, 18 लाख का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है, तो उसमें और तेजी लाने की जरूरत पड़ेगी। रवि जी, लेकिन एक बात आप देखें, आज़ादी के इतने वर्षों बाद 24 बरस का हमारा अपना भी प्रदेश हो गया। आज की तारीख में विश्व के अन्य देशों को देखें और अपने देश को देखें, यहाँ लोगों को अगर एक साफ सुथरा पक्का निर्माण, अपने नाम पर निर्माण मिलता है तो न सिर्फ उनकी बचत शुरू हो सकती है बल्कि वो ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होकर आगे समाज के लिए खुद भी काम कर सकते हैं। इसमें लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, स्किल लोगों का इस्तेमाल भी हो रहा है और संसाधनों की बचत आने वाले समय में हो सकती है। जो व्यक्ति इसके भीतर रहेगा संभवतः वो अपनी सेहत का भी थोड़ा बेहतर ख्याल रख पाएगा, क्योंकि जैसा राजीव जी बता रहे थे, कोई झुग्गी में रह रहा है, कोई अतिक्रमण करके कहीं रह रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं एक झटके में समाप्त हो सकती हैं अगर ढंग से क्रियान्वयन हो। आपको लगता है एक पंथ कई काज इससे साधे जा रहे हैं?
निश्चित तौर से पुनीत जी कई काम हो गए। आज जो गरीब झुग्गियों में रहते हैं, कई बीमारियों का शिकार होते हैं, अब उनको उनका खुद का मकान होगा, कई जगह फ्लैट भी सरकार बना के दे रही है और उससे क्या होगा, एक साफ सुथरा माहौल मिलेगा, वातावरण मिलेगा, एक उनको लगेगा कि हम भी एक स्टेज बढ़ गए हैं और अपना छत हो गया। सबसे आज व्यक्ति को सबसे खुशी का आनंद तब खुशी होती है या आनंद होता है जब उसका खुद का छत हो जाता है, किराए से मुक्ति मिल जाती है, या किसी को जब झुग्गी में रहता है तो झुग्गी तोड़ने आ जाते हैं, भगा देते हैं, या फिर वो होता है तो एक भय बना रहता है और उनका खुद का मकान हो जाएगा तो निश्चित तौर से उनमें एक साहस होगा और दूसरे काम कर सकेंगे। बीमारी जो बड़ी समस्या है झुग्गियों में रहने के लिए, या कहीं तालाब के किनारे रहना पड़ रहा है या कहीं और गंदी बस्तियों में रहना पड़ रहा है, उस समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो निश्चित तौर से एक पंथ से कई काज सफल हो जाएंगे और उसका देश के विकास पर भी असर पड़ेगा। राजीव जी, एक बात तो तय है कि योजना बड़ी अच्छी है और सरकार की कोई भी योजना जो जनता के हित में लाई जाती है, बनाई जाती है, बड़े विचार करके सालों के रिसर्च के बाद बनाई जाती है। ये बीड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पहले सारे देश को स्वच्छ करने की दिशा में केंद्र सरकार ने कदम बढ़ाए थे, आपकी पार्टी की सरकार ने, बीजेपी ने। इसके बाद फिर अब लोगों को घर का सपना साकार करने के लिए है, लेकिन सही मॉनिटरिंग ना हो तो कोई भी मंशा पूरी तरह फलीभूत नहीं होती। इसके लिए क्या व्यवस्थाएं पुख्ता हैं प्रदेश में? क्योंकि पहले भी सरकारों पर यही बात आती रही कि योजना बड़ी अच्छी है, क्रियान्वयन भी करना चाहती सरकार, मंशा भी सही है, लेकिन सतत निगरानी आप करें। तो ये पार्टी के लोग कर रहे हैं, सरकारी तंत्र कर रहा है, या दोनों मिलकर कर रहे हैं? पुनीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया कि कुछ बातें रहती है जो फाइलों में ही, फाइलों के कब्रगाह में वो दफन हो जाती है और कभी वो साकार नहीं होता है और होर्डिंग्स रह जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, आपने देखा होगा कि स्वच्छता मिशन की बात थी। स्वच्छता मिशन में लोग सोचते थे ये कैसा है कि लोग मैदान में जाते थे, दिशा शौच के लिए जाते थे, हर घर के सामने 2000 रुपये दिए गए और हितग्राही ने अपना पैसा दिया। आप देखिएगा वो समस्या हल हो गई। और स्वच्छता मिशन में कलेक्टर, कमिश्नर, शिक्षक, छात्र अपने हाथों में झाड़ू लेकर निकल गए। जो गांधी जी का सपना था कि अस्पृश्यता हमें हटानी है, तो आप देखिएगा आज कोई झाड़ू लेकर, फावड़ा लेकर खड़ा रहता है, फोटो खिंचवाता है। तो एक बहुत बड़ी क्रांति, जिसे पोस्ट कार्ड में लिखा रहता था कि अस्पृश्यता हमारे लिए अभिशाप है। तो एक स्वच्छता मिशन से कितने सारे साधे गए, हम स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो रहा। तो मैंने कहा ना कि हम जो कल्पना करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना की थी हम धारा 370 हटाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, लोग हंसते थे। हमारा अभी भी परिकल्पना है अखंड भारत, उसे भी साकार करेंगे। उसी प्रकार से ये जो बात हो रही कि आवास मोर आवास मोर अधिकार, तो ये कोई परिकल्पना नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। हितग्राही आपके सामने हैं। आप छोटे छोटे मोहल्ले में चले जाइए, उसमें लिखा हुआ प्रधानमंत्री आवास, हितग्राही का नाम सुकालू राम यादव, हितग्राही का नाम रामलाल साहू। तो ये देखिए, इसी प्रकार से ये फाइलों में दफन नहीं होगा, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और बार बार इसके नोडल ऑफिसर हैं, उनकी जवाबदेही तय की गई है कि कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं, कितने आवास में हितग्राही के अकाउंट में पैसा आया है। तो ये जो बातें हैं, इसमें ये कोई नारा नहीं है, ये तो सपना है, प्रधानमंत्री जी का सपना है, एक पार्टी की आइडियोलॉजी है और इसके पीछे पूरा भारत देश देख रहा है, तीसरी दुनिया के दूसरे देश भी देख रहे हैं। नहीं, हमारे सवाल करने का मकसद यही था चक्रवर्ती साहब कि क्या पार्टी के स्तर पर ये निर्देश आप लोगों को मिलते हैं? क्योंकि पार्टी और पार्टी की सरकार जो भी अच्छे काम करती है उसे आप नीचे तक ले जाएं, सदस्यता के साथ सदस्य बनाएं, वो अच्छी बात है, लेकिन इस काम की भी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें। क्योंकि अगर ये मंशा फलीभूत सही तरीके से हो गई तो एक क्रांतिकारी चेंज आ सकता है। वो चेंज जिसको हम बाकी के देशों में बहुत पहले देख रहे थे, वो भले ही अब है, लेकिन अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो क्या पार्टी जनों को ये जिम्मेदारी मिल रही है? आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? बिल्कुल। देखिए, चुनाव के समय भी हमने फॉर्म भरवाया था तो लोग बड़े हंस रहे थे, आप किस चीज़ की फॉर्म भरा रहे, और लोगों ने प्रोपोगंडा, विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये फर्जी फॉर्म भरवा रहे। हमने हितग्राहियों की पहचान की, उसके लिए हमने प्रॉपर मॉनिटरिंग की, सर्वे किया। आज वो सर्वे के कागजात हमारे पास हैं, लोग हमसे संपर्क करते हैं। मैंने भी बहुत सारे हितग्राहियों से फॉर्म भरवाए थे कि आपका आवास है कि नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, पिछले बार रिजेक्ट हो गए थे। तो अभी वो हितग्राहियों के फॉर्म हमारे पास है, हितग्राही हमसे संपर्क करते हैं। तो देखिए, सतत संपर्क, सतत समन्वय,
यही वाली बात है। पार्टी भी इसको लेकर चल रही है और पार्टी के जिला कार्यालय में, और जब हमारे मंत्रीगण बैठते हैं कार्यालय में और जनता से संपर्क करते हैं, तब ये बातें आती हैं कि हमने फॉर्म भरा था, अमुक अमुक हमारा क्रमांक है। तो सरकार के साथ भी हमारा समन्वय बना हुआ है, प्रशासन के साथ भी समन्वय बना हुआ है, और पार्टी के साथ भी हम समन्वय करते हैं कि जो हितग्राही छूट गए थे पिछले बार, उनको आवास मिल जाए, या उनको या तो रेडीमेड आवास मिल जाए, या वो अपने स्थान पर आवास बना रहे हैं, उसकी किस्त पहली या दूसरी आ चुकी है कि नहीं, ये भी हम संपर्क कर रहे हैं। बिल्कुल जो पीड़ा उठाए थे उसके साथ हम खड़े हैं, हमारी प्रतिबद्धता है हर मतदाता के साथ, हर आवासहीन के साथ हम खड़े हैं, और धीरे धीरे उसका एलोकेशन हो रहा है, उनको मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। मंशा अगर साफ है, अगर नियत एकदम नेक है, तो कहते हैं कि परिणाम भी बड़े अच्छे आते हैं। भोई साहब, अभी हम अमेरिका के चुनाव में वहां की जनता को देखते हैं, कई सारी कॉलोनीज को हमने वहां इस पूरे कैंपेन के दौरान देखा है। वहां के लोगों का कंस्ट्रक्टिव कामों में और काम में, देश में योगदान देना हम देख पाते हैं। ये योजनाएं छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन अगर सही पड़ गए तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को सबसे बड़ी राहत दे सकते हैं। एक सकारात्मक चेंज लाने की तरफ ये एक छोटा स्टेप हो सकता है। आपके मुताबिक इसमें और किन कदमों की आवश्यकता आप प्रदेश में देख रहे हैं? देखिए, ये अच्छा प्रयास है और अच्छी योजना है, इसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, नीचे स्तर पर वार्ड के गाँव में सरपंच, वार्ड प्रतिनिधि जो भी हैं वो कर रहे हैं, और शहरों में पार्षद और जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है और एक क्रांतिकारी बदलाव है, क्योंकि लोगों को छत मिल रहा है, लोगों का सोच भी बदलेगी और उनमें एक निर्णय करने की क्षमता भी होगी, अच्छा होगा उनका मेन पावर अच्छा होगा तो देश का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और एक जो छवि बनी रहती है कि भारत तीसरी दुनिया की आबादी है और यहाँ बहुत सारे लोग झुग्गी में रहते हैं, तो उनको पीने के पानी नहीं, स्वच्छ रहने की नहीं है। चलिए, स्वच्छ माहौल में सक्षम बनने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, बहुत अच्छा अवसर है। लेकिन लोगों से भी हम अपील करते हैं कि अगर आप हितग्राही बनना चाहते हैं तो नियम शर्तों के पैरामीटर में खुद को फिट पाते हैं तो सूची में अपना नाम आने के बाद आपकी भी जिम्मेदारी कम नहीं होती। मकान, छत जो आपको मिला है, इसे अपना कर पूरी सकारात्मकता से, ऊर्जा के साथ आप इसमें जाएं, कंधे से कंधा मिलाएं, तभी हम देश का, समाज का, आपका अपना विकास जो सबसे टॉप प्रायोरिटी सरकार की है, इसको पूरा कर पाएंगे। आप दोनों को धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाओं के साथ कि इसके अच्छे नतीजों पर भी हम किसी दिन और बड़ी डिबेट करें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।